नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविध्या चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कहानी शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं, बल्कि समाज का व्यंग है, जिसने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अंग्रेजों को भारत पर राज करने का मौका दिया। तो चलिए, इसका सारांश जो है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। 19वीं सदी का दौर था। लखनऊ अपनी रौनक और नवाबी ठाट बाट के लिए मशहूर था। नवाब वाजिद अली शाह, जो कि उस समय वहां के नवाब थे, संगीत, कविता, रंग रंगीलापन में डूबे रहते। शासन और राजनीति की तरफ उनका ध्यान बहुत कम था। इसी बीच अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और नवाब की गद्दी पर कब्जा करने की साजिशें रच रहे थे। इन्हीं हालातों में दो जमींदार मित्र सामने आते हैं। एक हैं मीर साहब और दूसरे हैं मिर्जा साहब। दोनों धनवान, सम्मानित और आराम पसंद जीवन जीने वाले, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी शतरंज का पागलपन। मिर्जा और मीर दिन भर शतरंज में व्यस्त रहते थे। दोनों एक बार जब शतरंज की बिसात पर बैठ जाते, फिर खाना पीना, हुक्का पानी आदि सब वहीं होता था। घर के नौकर चाकर और औरतें उनके हुक्म मानते हुए तंग आ चुके थे। वे लोग तो इस खेल को मनहूस ही कहते थे। गली मोहल्ले वाले भी इसकी कड़ी आलोचना करते, पर मिर्जा और मीर पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता। उनकी बिसात अक्सर मिर्जा के घर पर बिछती थी। हमने बात की कि दो दोस्त हैं, एक मिर्जा साहब हैं, एक मीर साहब। तो जनरली जो उनकी जो बैठक थी वो किनके घर पर होती थी? मिर्जा साहब के घर पर होती थी। एक दिन मिर्जा की बेगम के सिर में दर्द उठ गया। उसने नौकरानी को मिर्जा के पास भेजा कि वे किसी हकीम के यहाँ से दवाई ले आएं, पर वो टाल रहे थे क्योंकि उनका खेल बड़ा अच्छा चल रहा था। वो मीर को मात देने वाले थे, इस कारण वो उठना नहीं चाहते थे। परंतु जब मीर ने आग्रह किया तो वो मिर्जा जो थे वो दवा लेने जा पहुंचे। बेगम के बिगड़ने पर वो बोले कि मीर साहब पर उन्होंने सारी बात डाल दी कि भई वो जो है वो उठने नहीं दे रहे थे और अब मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ, वो आने ही नहीं दे रहे थे। तो गुस्से में बेगम भर गईं और मिर्जा के मना करने पर भी जब बाहर देखा तो उन्होंने मीर को न पाया। फिर वो शतरंज के मोहरों को गालियाँ दी और उन्होंने शतरंज के मोहरों को बाहर फेंक दिया। बाहर बरामदे में टहल रहे मीर साहब ने ये सब देखा और वहां से खिसक लिए। पीछे दवाई लेने जा रहे मिर्जा भी आ पहुंचे। दोनों ने अगले दिन से ये सोचा कि अब मिर्जा साहब के यहाँ तो वो गेम खेलेंगे नहीं, तो अब अगले दिन से मीर साहब के यहाँ खेलने का उन्होंने निश्चय किया। अब मीर साहब के यहाँ जब दूसरे दिन से शतरंज की जो बिसात है बिछने लगी, तो मीर साहब की जो बेगम थी उनकी आजादी में खलल पड़ने लग गई। बेगम का एक कोतवाल से प्रेम संबंध चल रहा था, इसलिए वो भी चाहती थी कि मीर जो हैं मिर्जा साहब के घर ही शतरंज खेलें, अपने घर पे शतरंज न खेलें। इसलिए उन्होंने शतरंज का धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। घर के नौकर चौकर भी उनकी उपस्थिति से परेशान हो गए थे, उन्हें भी दिक्कत होने लगी थी। मीर साहब ना होते तो वो जो थे कामकाज को बड़ी फुर्सत से और मौज मस्ती से करते थे, लेकिन अब उनकी उपस्थिति के कारण नौकरों को भी दिक्कत थी। सारे मोहल्ले में अनिष्ट की आशंका होने लगी और आलोचना भी होने लगे। लोग इस रियासत के ढंग देखकर कहने लगे कि अब इस रियासत की खैरियत नहीं। जब हमारे इशरों का ही ये हाल है, तो इस मुल्क का तो खुदा ही रखवाला है। लगता है ये बादशाहत शतरंज के हाथों ही तबाह होगी। आसार बहुत बुरे हैं, मगर मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली पर इसका कोई असर नहीं होता। ऑलरेडी ये नवाब के यहीं काम करते थे और इस प्रकार का इनका रवैया था कि इन्हें लखनऊ से या अवध में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने शतरंज में ही बिजी रहते थे। तो इसलिए जो लोग थे वो भी सोच रहे थे कि जल्द ही यहाँ पर कुछ अनिष्ट होने की आशंका है। अब मीर साहब की जो बेगम, जो कि नहीं चाहती थी कि वो उनके घर पे भी शतरंज खेले, उन्होंने क्या किया, मीर साहब की बेगम ने मीर को घर में रहने से तंग आकर अपने प्रेमी से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उन्हें सूचना दी कि बादशाह ने उनको जंग के लिए बुला लिया है। अब मीर साहब डर गए कि भई मैं अभी जंग में नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो अपने शतरंज में इतने बिज़ी रहते थे। तो देखिए अब क्या होगा। अब मीर साहब ने जब ये सुना तो वो डर गए, इसलिए बादशाह का सामना करने के डर से, अपना बचाव करने के ख्याल से उन्होंने घर में ही शतरंज खेलने का प्रोग्राम जो था वो खत्म कर दिया और अब वो क्या करते हैं, एक खंडहर में शतरंज खेलना शुरू कर दिया। अब फिर दोनों रोजाना खंडहर में एकांत में शतरंज खेलने लगे। यहाँ किसी की रोक टोक नहीं थी, दोनों सुबह आ जाते और शाम ढलने पर अपने अपने घर लौट जाते। इसी प्रकार वो शतरंज का गेम खेलने लगे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेजों की जो फौज है वो शहर की तरफ जा रही है।
तब भी वो निश्चिंत होकर खेल रहे थे, उन्हें कोई लेना-देना नहीं था कि भई ज़रा भी वो सोचें कि अंग्रेज़ों की फ़ौज क्यों शहर की तरफ जा रही है। शाम को वो वापस देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, वो वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको गिरफ्तार करके लौट रही है। तब भी वो निश्चिंत होकर शतरंज में शह और मात का गेम ही खेल रहे थे। उसके बाद शतरंज की किसी बाजी में गेम को खेलते-खेलते हार-जीत के लेकर उनमें एक प्रश्न हुआ और तू-तू मैं-मैं होने लगी। दोनों एक-दूसरे को गालियाँ देने लगे, अपनों से ऊँच-नीच की बातें करने लगे, झगड़ा बढ़ता गया और दोनों ने अपनी-अपनी तलवारें जो थी वो निकाल ली। तलवारें खिंच गईं, दोनों ने एक-दूसरे पर वार किया और थोड़ी देर में दोनों ढेर हो गए, दोनों मारे गए। शतरंज की बिसात बिछी रह गई, खिलाड़ी चल बसे। इस पर कहानी का अंत करते हुए प्रेमचंद्र जी ठीक लिखते हैं कि उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए और बादशाह के लिए क्यों मरें, उनकी ऐसी सोच थी। लेकिन व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकले, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। ये थे शतरंज के खिलाड़ी जो सजीव बादशाह के राज्याधिकारी होते हुए भी अपने दायित्व से मुंह चुरा रहे थे, कर्तव्यहीनता दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत का प्रतीक मानकर उस वजीर को, उस गेम को, और वो मर गए। जब अधिकारी ऐसे होंगे तो बादशाह का शासन कैसे चल पाता। और इस तरह मीर और मिर्जा के शतरंजी झगड़े में दोनों के अंत के साथ ही कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो कहानी है इस प्रकार से पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शौक ज़रूरी हैं, मगर अगर वे ज़िम्मेदारियों पर भारी पड़ जाएँ तो इंसान ही नहीं, पूरा समाज भी समाप्त हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।